बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का आगाज़ हो गया है और ये दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक बताई जा रही है। इस्लामाबाद कैपिटल की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त दीगर शहरों में भी यही हालात हैं और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की बहुत ज़्यादा हिदायत हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो तिजारती मराकज़ हैं उनको भी 3 दिन बंद रखने का हुक्म जो है वो आया है हुकूमत की तरफ से। सबसे ज़्यादा जो आवाम के लिए इस वक्त मसला है कोरोना के साथ साथ वो बढ़ती हुई महंगाई है। और आज ही अगर हम चीनी की कीमत का जिक्र करें तो वो 105 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है और अभी तो रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ। रमज़ान में हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। फिर दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत को भी बढ़ाने की, उनकी कीमतें बढ़ाने की समरी जो है वो ओगरा की तरफ से 15 मार्च कहा जा रहा है कि उसमें भी इजाफे का इम्कान है। उनकी समरी भी चली गई है, पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल कर दी गई है। इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। हमारे यहाँ जो सियासत है उस पर ज़्यादा बात की जाती है क्योंकि यहाँ पर सेनेट का इलेक्शन हो भी गया, चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए, लेकिन जो सेनेट के बाद की सूरत हाल है उसकी बाज़गश्त अभी तक जारी है। ऑपोजिशन कहती है कि हम मौजूदा चेयरमैन सेनेट नहीं मानते, धांधली हुई है, कैमरे लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ साथ ही साथ जो हुकूमत है वो कहती है कि जी PDM ने जो करना है कर लें, चाहे लॉन्ग मार्च करनी है चाहे शॉर्ट मार्च करनी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सवाल तो ये भी है कि क्या इस कोरोना की सूरत हाल में लॉन्ग मार्च होगी या होनी चाहिए? तो जवाब है होनी चाहिए, तो उसका तो आंसर नहीं में है। लेकिन इस वक्त PDM क्या वाकई इस पोजीशन में है कि लॉन्ग मार्च कर सके? कोरोना से हट के भी हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब जो PDM के सरबराह हैं उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो पहले से ही जानते थे कि सेनेट इंतखाबात के अंदर ये होगा और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामान से बाहर आना होगा, इस्तीफ़े देने होंगे अगर लॉन्ग मार्च की अफादियत बढ़ानी है। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च करने का भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेरे बहस है कि क्या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अदालतों में चैलेंज हो सकता है या नहीं, तो आर्टिकल 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है उसका बहुत ज़्यादा हवाला दिया जाता है। कल के प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की थी। अब ये जो आर्टिकल है इसका सब आर्टिकल 1 ये कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। सब आर्टिकल 2 इसका ये कहता है नो ऑफिसर ऑफ और मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन हुम पावर्स आर वेस्टेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और for maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। अब इसमें जिक्र ये किया गया है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं सेनेट की, पार्लियामान की, वो कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। दूसरी तरफ के लॉयर्स का जब हम मौक़िफ़ सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है, ये किसी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, तो इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो सकता है। 2 मज़ीद लॉयर से इस हवाले से जो बात हुई है, अनवर मंसूर साहब जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं और अजहर सिद्दीक साहब, उनकी राय इस पर क्या है, ज़रा वो भी सुनाइए। आर्टिकल 69 ने बार लगाया हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो डेट कैन नॉट बी असेल्ड बिफोर एनी कोर्ट, और कोर्ट कोई भी इसको इंक्वायर नहीं कर सकता है। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, तो मैं नहीं समझता इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि ये मामला जो है कोई अदालत इसको देख भी सकती है या इसको रिवर्स भी कर सकती है कि फैक्ट फाइंडिंग होगी। आपने नाम के ऊपर स्टैम्प लगा के अब अपना वोट जो है ना आइडेंटिफाइबल बना दिया और उसमें अब पीपल्स पार्टी के सेनेटर वॉलंटियर होकर आगे आना चाहते हैं। वो तो इसका मतलब क्या है कि वोट उन्होंने आइडेंटिफाइबल बना दिया, यानी वोट तो आपको पता है आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेसी बरकरार रखनी है। वो तो सीक्रेसी आपको हर हाल में बरकरार रखनी है। जब आपने स्टैम्प ऊपर लगा दी तो उसके मुताबिक भी वोट ये रिजेक्टेबल बनते हैं और हाई कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। तो जनाब ये सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात के बाद और खुसूसी तौर पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद जो उठने वाली धूल है क्या वो जल्द बैठ पाएगी और तमाम तर तवज्जो जो है वो हुकूमत की जो अवामी इशूज़ हैं जिनका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था उस जानिब जा पाएगी या नहीं। इसी पर बात करेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से, हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा PTI से,
इरफान कादिर साहब भी हमें थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इसी मामले पर हम लीगल ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं JUIF के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो आजम नज़ीर तारिर साहब आप ही से आगाज़ में करना चाहूँगी। ये ऑब्वियसली 69 को लेकर मुख्तलिफ आरा हम सुन रहे हैं। पहले ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो अभी अजहर सिद्दीक साहब ने भी जिक्र किया और कल से भी बहुत सारे लॉयर्स को मैं सुन रही हूँ, वो कहते हैं कि जी नाम पर स्टैंप लगाकर आपने वोट को आइडेंटिफाइबल बना दिया है, तो इसकी वजह से वोट रिजेक्ट होना ही होना था। तो ये माजरा है क्या? कहां तक जाकर ये बात रुकेगी? तो ये है कि वो जफर इकबाल साहब का एक शेर है कि बात की है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अजहर सिद्दीक साहब ने 10 रिट पिटीशंस को मैंने वो अपोज 10 रिट पिटीशंस इनकी अपने नाम से या इनके ऑफिस एसोसिएट्स के नाम से जो मैंने अपोज की हुई हैं, जिसमें इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कही हुई स्टेटमेंट्स को बुनियाद बना के वो रिटें मुख्तलिफ औकात में फाइल की और उसकी मेंटेनेबिलिटी पे बहसें की। कुछ में नोटिस जारी हुए, एक पे फुल बेंच भी बना लाहौर में और उस पर फिर और ज़्यादा जुडिशल ऑर्डर्स पास किए गए। तो इन्हें कम से कम ये बात नहीं की जानी चाहिए। हमारा भाई है, हमारे साथ यहाँ पे लाहौर में काम करता है, अनवर मंसूर साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन देखिए वो प्रोसीजरल चीज़ें हैं और जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अगर आप एजेंडा देखेंगे, जो सेशन था फ्राइडे वाला 12 मार्च का, उसके एजेंडा में लिखा हुआ था कि नो अदर बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एक्सेप्ट इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट एंड डिप्टी चेयरमैन, जो सेकंड पार्ट ऑफ द डे था। आपको याद होगा कि जो अर्लियर पार्ट ऑफ द डे का भी और कोई बिजनेस नहीं था मासवाए ओथ ऑफ द न्यू मेंबर्स। इसी वजह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने बावजूद एहतजाज के और वो जो खुली एक चोरी पकड़ी गई, कैमरास जो फिक्स किए गए थे, उसके बावजूद उन्होंने रूलिंग नहीं दी ऑन द ग्राउंड के दीज सेशंस आर ओनली डेडिकेटेड आइदर फॉर द oath taking of the new members or the second half of the session was only for conduct of elections. तो चैलेंज होगी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ वोट्स। देखिए प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज ये होती हैं कि इलेक्शन का टाइम 4 बजे या 6 बजे हुआ है, उसमें उन्होंने ये कर दिया, ये शिक थी, इसको रिलैक्स कर दिया, वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है, वो तो किसी को डिसफ्रेंचाइज करना जो है वो उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन है और उसकी एनफोर्समेंट के लिए आप बिल्कुल अदालत जाएंगे। और आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि व्हेन देयर इज नो अदर रेमेडी, ये बताएं कि वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। ये कैसे मुमकिन है कि आप कल को ये कहेंगे स्पीकर साहब 98 वोटों में से 8 वोट उठा के जेब में डाल लेते हैं और कहते हैं मैंने 90 गिनने हैं, तो क्या आपके ख्याल में उसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं होगी? ये हो ही नहीं सकता। लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, मैं अच्छा ये कह रहा हूं, राइट, मैं ये बात कर रही हूं क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ राय जब से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है, हुमायूं अख्तर खान साहब आपके सामने भी है और बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है। आवाम ज़ाहिर है आप अब आजम नज़ीर तारिर साहब की बात सुने, वो एक बात करेंगे, अनवर मंसूर की बात सुने, या उसी दिन सेनेट के अंदर जब फारूक एचना एक बात कर रहे थे तो वो जब बता रहे थे कि जी नाम पे अगर स्टैंप लग जाए कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ मोहसिन अजीज साहब उठे तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहीं नहीं लिखा कि ऊपर आपने स्टैंप जो है वो लगानी है। और उसके बाद वो जो हमारे सामने पोलिंग बूथ के सामने हिदायत लगी हुई थी, वो अपोजिशन ने बताई कि देखें इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो बोला वो कुछ और बोला। बाद में चेयरमैन सेनेट जो आए संजरानी साहब, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की फॉर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिलेक्शन, वो कुछ और थी। सो ये बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है। ये मामला रुकेगा कहां? जाते कि अगर पीडीएम जाती है अदालतों में तो फिर ठीक है, जाने दें, क्या फर्क पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि जी आप पार्लियामान की जो लेजिस्लेशन है, कानून है, कवानीन है, वो भी जब चैलेंज हो जाते हैं तो ये चैलेंज क्यों नहीं हो सकता? लग ऐसे रहा है कि हमारी फैसला पे मुनसर है कि अदालत में अपोजिशन जाएगी कि नहीं जाएगी। वो जाएं, दरवाजा खटखटाएं, अदालत अगर इसको सुनने के लिए एक्सेप्ट करती है जरूर सुने और देखें, अगर नहीं करती तो वो अदालत का फैसला है। इसमें हुकूमत का कोई फैसला नहीं है कि जाना चाहिए। हम हुकूमत का एक व्यू हो सकता है, लेकिन हुकूमत रुकावट नहीं बन सकती अपोजिशन की अदालत के जाने में। मुझे एक दो चीजें समझ नहीं आ रही। ये हफीज शेख का और यूसुफ रजा गलानी का जो इलेक्शन हुआ,
उसमें भी 7 वोट रिजेक्ट हुए और आपस में यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का फर्क 5 वोटों का था। हमने तस्लीम किया कि भी हमारी कुछ लोग ऑब्वियसली रिजेक्ट हुए, क्यों हुए, जानबूझ के हुए, किस नतीजे में हुए, हम तो इस चीज को ओपनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं। आई थिंक ऑपोजिशन को ये देखें, 2 वाकये हुए हैं, सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में 2 वाकये हुए हैं। इनके 7 वोट रिजेक्ट हुए, बिल्कुल हफीज शेख के इलेक्शन की तरह यूसुफ रजा का और संजरानी साहब का फर्क 7 रिजेक्ट हो गए। ओके, वेरी आयरॉनिक, बट हमारे हफीज शेख के इलेक्शन में भी यही हुआ। जी जी okay? जी जी ठीक है। हुआ ये इसके फौरन बाद डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था, तो एग्जैक्टली वो 7 वोट जो रिजेक्ट हुए नंबर के लिहाज से, वो हमारे कैंडिडेट को पड़ गए, राइट, और वो 54 वोट से लेके जीत गया। ऑपोजिशन को चाहिए कि ये प्रोसीजरल मामलात और ये मामला छोड़े, वो देखें जाके कि ये आखिर कौन से पीडीएम के 7 लोग थे जिन्होंने ये हरकत की। हमारी नजर में जानबूझ के अपना वोट जाया किया, और उसके बाद चेयरमैन इलेक्शन में वोट हमें डाल दिया। ये मैं आजम साहब से पूछूंगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये भी बात हो रही है आजम साहब की पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ये सोचे कि वो 7 लोग जो हैं वो नून लीग के ही हो सकते हैं, बल्कि JUIF के जो हाफिज हुसैन अहमद साहब थे, खैर अब तो वो नहीं है क्योंकि उनको शोकॉज नोटिस मिल गया, वहां पर उन्होंने भी ये बात की है कि बदला लिया है पीपल्स पार्टी से ये नून लीग का, और ये जो क्लैश है आपस में इन जमातों का, ये बड़ा अरसा का चलता आ रहा है, गैर फितरी इत्तेहाद है, तो कुछ होना नहीं था। अब मुझे मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं और वो ये कहते हैं कि उनको पहले ही पता था कि सेनेट इलेक्शन में ये होगा, उनको ज्यादा तवक्कुआत नहीं थी, तो फिर पीडीएम के सरबराह होते हुए उन्होंने क्यों बात मानी पीपल्स पार्टी की कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो फैसला आप लोगों ने किया, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हैं, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हैं, और अब मौलाना साहब ये कहते हैं कि पार्लियामान से पहले बात मान ली कि जी पार्लियामान का हिस्सा बन जाओ, अब वो कहते हैं पार्लियामान से बाहर आ जाओ, इस्तीफे दे दो, वरना लॉन्ग मार्च करने का कोई फायदा नहीं होगा पार्लियामान में अगर बैठे रहे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मौलाना साहब की बातें यकीनन आज इस तरह साफ साफ साबित और मुहक्कक होकर नजर आ रहे हैं कि मौलाना ने जो कुछ कहा था सच था, हकीकत पर मबनी था, और अपने साथियों का लिहाज रखकर उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, असेंबली में हम जो आज तक बैठे हैं, गए हैं, ये भी अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के दूसरे साथियों की राय की बुनियाद पर गए हैं, क्योंकि मौलाना साहब एक जमहूरी सियासतदान है, एक इंतहाई पार्लिमानी सोच का हामिल सियासतदान है, वो डिक्टेटर नहीं है और डिक्टेटर या अमरियत का वो पैदावार नहीं है। इसलिए उन्होंने उन पार्टियों की बात मान ली जो हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरे बड़े पार्टियां हैं। तो वहां अगरचे मौलाना साहब को ये पता था नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब मौलाना साहब कन्विंस तो कर सकते थे ना, अगर वो जानते थे कि इंतखाबात में ये होगा, क्योंकि PMLN भी नहीं चाहती थी, मौलाना साहब और PMLN दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर सकते थे ना, लेकिन हुआ उल्टा, एक जमात जो है उसने बाकियों को कन्विंस कर दिया। मैं बताता हूं जी, चूंकि असल में ये उम्मीदवार जो सेनेट का था वो कौन था, वो तो पीपल्स पार्टी का था चेयरमैनशिप के लिए, तो जिम्मेदारी ज्यादा उन पर आयद होती थी जी। और हम तो उनको यही बहावर कराते थे कि ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं होगी, बल्कि इसके अलावा धांधली का जो तरीकेकार है, हॉर्स ट्रेडिंग या कारोबार के अलावा, तिजारत के अलावा जो ताकत है, जो पीछे से टेलीफोन हो रहे हैं और हमारे मेंबरान साहिबान को जो है वो परेशान करते हैं, असल में वो खतरनाक बात है। और उसी बुनियाद पर मौलाना साहब ने ये बात की थी
कि सिर्फ हार्स ट्रेनिंग नहीं है, बाद में मेंबरान को जो धमकाया जाता है, डराया जाता है और ये नैब के फोन आते परेशानी होती है उनको। लेकिन चले गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, लेकिन मुफ्ती साहब वो कौमी असेंबली से तो जीत गए ना, वहां से तो सेनेटर मुंतखब हो गए, फिर वो भी क्या दूसरी तरफ क्या अरकान को धमकाया गया था गिलानी साहब की फेवर में? जी मैं बताता हूं, असल बात यह है कि जो खुफिया कुव्वतें हैं वो दिखाता है हुकूमत को भी कि हम आपको भी सबक सिखा सकते हैं, हमारे दायरे इख्तियार से बाहर न निकलो, और हमारे साथ वो तो कर रहे हैं सब कुछ। तो अच्छा, वो हुकूमत को पैगाम देना था जो मुफ्ती साहब, आपने वजाहत से बता दिया कि आप दोनों तरफ को आप कहते हैं धमकाया दिया, पीडीएम को भी हुकूमत को भी बता दिया। मैं आजम साहब और हुमायूं साहब का मौक़िफ़ इस पे जानूंगी, बट मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर आजम नज़ीर तारिर साहब, एक तो ऑब्वियसली जो मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से बात की कि कुछ कुव्वतें, वो कह रहे हैं दोनों तरफ के मेंबरान को धमकाया गया, फ़ोन किए गए, हुकूमत को भी मैसेज दिया गया, जहां पर गिलानी साहब को सेनेटर बनवा दिया गया, और फिर अपोजिशन के लिए शायद पीडीएम के लिए मैसेज था कि चेयरमैन सेनेट वो ना बन सके। इस पर ज़रा बताइएगा। और दूसरा जो हुमायूं साहब का सवाल था, वो भी बड़ा बुनियादी सवाल है कि वो 7 लोग क्या वाकई पता चल सका वो हैं कौन? जी, दोनों हिस्सों की तरफ आते हैं। पहले मैं हुमायूं अख्तर साहब की बात का जवाब दे दूं। देखिए, उन्होंने कहा कि हफीज शेख साहब के वोट भी मुस्तरद हुए और हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने उसे मान लिया, अच्छी बात है। एक वोट ऐसा मुस्तरद हुआ है यहाँ पे भी जिसने दोनों उम्मीदवारों के सामने ठप्पे लगा रखे थे, वो जाहिर है वो मुस्तरद होना था। हफीज शेख साहब के मामले में भी मामलात ऐसे थे और वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, वहां पे लिखना था प्रायोरिटी नंबर 1 या 2। बट आजम साहब, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, इनका खुद का बयान आया कि वहां जो सिंध में सदरुद्दीन राशिदी साहब का इलेक्शन हुआ और वो हार गए, वो कहते हैं कि उनके वोट्स भी इसी तरीके से, इसी तर्ज पर मुस्तरद हुए थे। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकते हैं कि सेनेट का जो बैलेट पेपर है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, और उस पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखना होता है। अगर टेक्नोक्रेट है तो 1 और 2 लिखना होता है, और वो खाना बना होता है, और उसकी सीक्रेसी को और उसकी जो डिजिटल आपकी जो प्रेफरेंसेस है उनको बरकरार रखने के लिए उसमें आप अगर चेंज करते हैं तो वो वोट मुस्तरद हो जाता है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो कि रूल्स बना के दिए गए थे, आपने शुरू में पढ़ा तो हमारे सामने जो 2 चार्ट आवेजा थे, उनमें जो चार्ट के ऊपर पहली शिक थी वो ये थी कि आपने अपनी पसंद के उम्मीदवार के खाने में मोहर लगानी है। खाने में खाना जो था वो खाने में मोहर लगानी, बैलेट पेपर के 2 हिस्से थे, सेंटर में लाइन थी, ऊपर संजरानी साहब थे, नीचे गिलानी साहब, वो जहाँ मर्जी लगाए। और आपने वो कासिम समाद साहब की वीडियो भी देखी होगी जिसमें ये पूछने गए थे उनसे कि हमें जरा क्लैरिफाई कर दे कि इस सारे खाने में कहीं पे भी लग सकती है या कोई मखसूस जगह। उन्होंने कहा नहीं, ये सारा खाना आपका जहाँ पे मर्जी लगाएं। तो इसलिए जो शेख साहब का बैलेट पेपर वाला मामला था और आज एग्जैक्टली मैंने संजरानी साहब का भी जिक्र किया कि जब उन्होंने ओथ ले लिया, चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर वो बैठ गए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने लगा, तो भी उन्होंने यही जो पढ़ा, रूल्स जो पढ़े, उसमें उन्होंने बॉक्स का जिक्र किया कि एक वो जो बॉक्स है आपने उसमें स्टैम्प करना है, उसमें कहीं ये नहीं कहा कि लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब थे, जब उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले जो रूल्स पढ़े, उन्होंने कहा कि जी आपने दरमियान में उस खाने के सेंटर में जो है वो स्टैम्प करना है। सो ये भी कंफ्यूजन हो गया। वो जुबानी बात थी, और उसमें पढ़ने में और ना पढ़ने में फर्क ये होता है कि आधे मेंबर्स तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो लॉबीज में थे, वो घंटियां बज रही थी, वो आ रहे थे। जो आपने लिख के लगाया है उसकी सेंटिटी है, वो उसका तकद्दुस है, और वो दोनों साइडों पे लगा हुआ था। चेयरमैन साहब का जो पेडेस्टल है, पोडियम, उसके दोनों अतराफ राइट लेफ्ट पे, आपको शायद याद पड़े
बिल्कुल सही हमने है। उन्हें अच्छा, पढ़वाया। आजम साहब साथ ही रहिएगा। मैं वो 7 मेंबर्स कौन है, वो कौन से 7 वोट्स हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि हमें पता है, उस पर भी जरा मैं आती हूँ आपकी जानिब। लेकिन इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, बड़ी बहस चल रही है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो हो गया कि जी गिलानी साहब के वोट सही मुस्तरद हुए नहीं हुए, चैलेंज हो सकता है नहीं हो सकता, आपकी लीगल ओपिनियन? देखें, इसमें लीगल ओपिनियन और जो कॉमन सेंस है दोनों चीजों को सामने लीगल ओपिनियन में बड़ी फर्क चल रही है ना, कोई लॉयर कुछ कह रहा है, कोई लॉयर कुछ कह रहा है। जायज है, जो फेयर है उसको सामने रखें। हाँ। तो मेरे नजदीक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि फौरन संजरानी साहब जो हैं उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब को इस तरह का मूव को वेलकम करना चाहिए। ओके। और इससे दोनों की बड़ी नेक नामी होगी और ये एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम होगी। और ये जो हम जिस तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ के मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये चीज हमें वंस फॉर ऑल बंद करनी चाहिए। क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वहां पे, उसमें उस खाने के अंदर मोहर लगानी थी, ठीक है, जो कि किसी कैंडिडेट का था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 रोज थी। एक रो ऊपर थी जिसपे संजरानी साहब का नाम था, एक सेकंड रो थी जिसपे गिलानी साहब का नाम था। लिहाजा वो जो कि लिखा हुआ था कि खाने में मोहर लगानी है, तो खाने को आप किसी तरह से बाइफरकेट नहीं कर सकते कि खाने के लेफ्ट पे लगानी है, राइट पे लगानी है। एक और चीज जो हम सुन रहे हैं कि भाई आपने नाम के ऊपर स्टैंप कर दिया तो आपने अपने वोट को आइडेंटिफाइबल बना दिया, तो रिजेक्ट होना था, ये क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आपने वो खाने के अंदर आपको कहा गया तो आप उसके न्यूक्लियस पे ही लगाएंगे। आपको नाम उसके कैंडिडेट के ऊपर लगाना चाहिए ताकि उस पर कोई डाउट ही ना रहे। क्योंकि आपने उनकी इंटेंशन इन्फर करनी है वोटर की कि व्हाट इज द रियल इंटेंट ऑफ वोटर, किस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। और जहां पर ये तशखीस हो जाए क्लियरली कि ये तो यूसुफ रजा को ही देना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते, तो वहां पे इसको कोई, स्पेशली मैं ये कहूंगा वो जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं जी, वो उस वक्त मुझे जो फील हुआ है ना, वो उनके मैंने कुछ जुमले सुने हैं जिससे कि मुझे उनकी जो कैपेसिटी है, फैसला करने की जो कुव्वत है, सलाहियत है, वो मुझे काफी उनकी इम्पेयर्ड लगी है। मसलन एक फॉरगेटफुलनेस उनमें नजर आई, एक उनमें वो भूले हुए थे। उनको इमेजिन करें कि यूसुफ रजा जिलानी कह रहे थे, उनको ये भी नहीं कहना आ रहा था कि ये यूसुफ रजा जिलानी है। ठीक है, उनको मैं क्योंकि आर्टिकल 69 पे वो कहते हैं प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं हो सकती पार्लियामेंट की। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला स्पीकर नेशनल असेंबली के पास आया था, तो स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा था कि कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का। इस चीज के बावजूद मामला जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। और मैं आज भी कहता हूं कि वो जो डिसीजन था फहमीदा मिर्जा साहिबा का, जो स्पीकर थी, वो बिल्कुल ठीक था। तो अगर एक ठीक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसको सेट असाइड कराया जा सकता है, तो एक गलत डिसीजन जो है वो तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड फंडामेंटल राइट। और ये आर्टिकल 184(3) में पूरी तरह से ये मामला आता है। और मैं इसके तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस फौरन लेना चाहिए। वो तो बड़ी इररेलेवेंट चीजों में इन्होंने सुओ मोटो नोटिस। चले आप एक कदम आगे चले गए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस इस बात पे ले ले। इतनी बड़ी चीज हुई है कि मैं तो आई डोंट टेक इट लाइटली, आई टेक इट वेरी सीरियसली। और मैं अब भी समझता हूँ कि हुमायूं अख्तर खान साहब जो है, बड़ी उनका एक मकाम है, उनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करें कि खुदारा आप क्यों अपना मजाक बनवा रहे हैं। पूछ लेते हैं हुमायूं साहब, आजम नजीर तारड़ साहब की, इरफान कादिर साहब की कानूनी राय जो है वो एक है। मैं इसलिए बार बार जितने लॉयर से मुमकिन हो सकता है पूछने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आजकल एक लॉयर कोई बात कर रहा है, अभी शुरू में अजहर सिद्दीक, अनवर मंसूर सब दूसरी बात कर रहे थे। लेकिन ये जरा बताइए, जो इरफान साहब ने कहा कि संजरानी साहब शुड स्टेप डाउन और प्राइम मिनिस्टर साहब को वेलकम करना चाहिए ऐसी मूव को, वो कहते हैं नेक नामी कमाने का मौका है उनके पास। देखिए सादिया, मैंने शुरू में कहा, मैंने अपने जिंदगी में देखा है कि ना कभी इकोनॉमिस्ट आपस में एग्री करते हैं ना लॉयर्स। जहां तक लॉयर्स का ताल्लुक है, ये मामला तो ठीक है, और ना पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली। ये मामला तो अदालतें फैसला करेंगी कि उन्होंने इस मामले को एक्सेप्ट करना है सुनने के लिए या नहीं करना। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैं चंद चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, नेशनल असेंबली का जो बैलेट पेपर होता है ना जी, नेशनल असेंबली का, उसमें अगर आप
कैंडिडेट के नाम के ऊपर मोहर लगाएं तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। नंबर 1। ओके, नंबर 2, अगर तो देखिए 7 बैलेट्स नल एंड वॉइड हुए, 7 के 7 पे यूसुफ रजा के नाम के ऊपर मोहर लगी। ओके, और वो 7 ही ने कोइंसिडेंटली फिर जाके एक भी बैलेट पेपर नल एंड वॉइड नहीं हुआ डिप्टी चेयरमैन में, और उन 7 के 7 ने संजरानी साहब को वोट दे दिए। सो इससे आपको ये नहीं लग रहा कि उन 7 ने पहले आपस में फैसला किया था कि हम नाम के ऊपर वोट लगाएंगे? उनके ख्याल में उनकी इंटेंट ये थी कि वो वोट जाया करें, और उनके ख्याल में अगर वो यूसुफ रजा के नाम के ऊपर वोट लगाएंगे तो वो जाया हो जाएगा। उन्होंने फिर जाके दूसरे इलेक्शन में अपनी इंटेंट खुल के इजहार किया और वो डिप्टी चेयरमैन अफरीदी साहब को वोट डाल दिया। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। मैं फिर कहूंगा कि पीडीएम, क्योंकि पीपल पार्टी का तो कैंडिडेट था, आई डोंट थिंक कि पीपल पार्टी के कोई आगे पीछे हुए हो, लगता तो नहीं प्रमा फसाए, लेकिन पीडीएम खुद फैसला करे। आप लोगों को नून लीग पे शक है ना? आखिर के 7 लोग कौन थे और इन्होंने ये साइमल्टेनियस और एक्शन और सिमिलर एक्शन क्यों लिया? उनका इंटेंट था वोट जाया करना, और अगली दफा उन्होंने जाके अपना वोट कास्ट किया है अफरीदी साहब को। ठीक है, क्योंकि ये पीटीआई का जो आपने बात की है कि पीडीएम को अब खुद देखना है कि वो कौन लोग हैं। गिलानी साहब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोग तो हो नहीं सकते, और हुकूमत ये कह रही है, कल से कुछ वफाकी वुज़रा ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं एमएलएन ने, और मौलाना साहब को जो है वो भी धोखा पार्टी के भी हो सकते हैं इस इलेक्शन में, तो ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल नहीं। राइट, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मुफ्ती साहब आपसे भी इसी हवाले से जानेंगे कि अब क्या चाह रहे हैं मौलाना साहब। आप लोगों को ऑब्वियसली जो इजलास भी होना है, आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें, लगता नहीं है कि स्पेशली पीपल्स पार्टी उस मामले पर तैयार होगी, तो फिर आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे नहीं करेंगे? पीडीएम के सरबराह तो मौलाना साहब ही हैं, डिसीजन उन्होंने ही लेना है बाकी जमातों की मुशावरत से। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अगर इस्तीफे नहीं दिए जाते, बाकी जमातें नहीं मानती, और खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अगर उन्होंने इस्तीफे पहले देने होते तो फिर वो ज़िमनी इंतखाब में और सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा क्यों लेते? तो फिर क्या करेगी पीडीएम और उसके सरबराह ज़ाहिर मौलाना साहब? क्या फैसला होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से आपका? मोहतरमा, इंशाल्लाह कल ही परसों दोबारा इजलास होने वाला है पीडीएम का, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। मौलाना साहब जो कुछ कह रहे थे कि पार्टी को अब यकीन आया हो कि हम जो कुछ कह रहे थे वो उस तरह नहीं हुआ। मौलाना साहब जो कुछ कह रहे थे उस तरह हुआ। अगर आज के बाद पार्टी वाले आंखें बंद करते हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादती करेगी। तो पीपल्स पार्टी वाले को चाहिए कि वो आइंदा के लिए अपने फैसले इसी तनाजुर में करे। जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो उनके साथ हुआ है, वो तो पूरी उम्मीद थे कि आइंदा शायद वो मुदाखलत नहीं करेगी। जो मुदाखलत नहीं करेंगे। जवाब दीजिएगा कि वो हुआ तो फिर आपके अपने रैंक्स में से है ना, पीडीएम के ऑपोजिशन के अपने लोगों ने किया है। अगर वाकई वहां 7 वोट गलत रिजेक्ट हो गए थे तो वो 7 मेंबरान आपके मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को तो वोट डाल सकते थे। उधर तो एक वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ, वो सारे के सारे अफरीदी साहब को पड़ गए वोट। हम तो यही कहते हैं कि पीडीएम वालों को सर जोड़कर बैठना चाहिए कि उन लोगों को मालूम करे जो दबाव में आए हैं या जो कारोबार में आए हैं। ये तो दोनों वजह में से एक तो होगा, या तो कारोबार के शिकार हुए होंगे या दबाव के शिकार हुए होंगे। और पीटीआई को भी चाहिए कि वो उन लोगों को मालूम करे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था, जो पता नहीं किस चीज में वो आए थे, वो उनको मालूम करना चाहिए।
तो उन्होंने अपने अकल की बुनियाद पर वोट दिया था और उनको यूसुफ रजा गिलानी जो है वो मसीहा नजर आ रहा था, इसी बुनियाद पर वोट दिया था। उनको भी मालूम करे, वो तो पीटीआई की भी जिम्मेदारी बनती है, पीडीएम की भी जिम्मेदारी बनती है। पीडीएम को चाहिए कि उन लोगों को मालूम करे कि जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की तस्वीर पर या नाम पर मोहर सबत कर दिया और फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सर से वोट तक नहीं दिया, तो हमें गिला तो है, इसमें कोई शक नहीं, और हमें इस गिला को जो है हम जरूर करेंगे उनसे। और होना चाहिए कि पीडीएम वाले उन लोगों को जरूर मालूम करें जो दबाव में आए हैं या कारोबार में आए हैं। और मौलाना साहब जो हैं अपने मौका पर कायम है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और लॉन्ग मार्च को मजीद मुस्तहकम बनाकर ताकि वो जो है मुअस्सिर साबित हो जाए। लेकिन मौलाना साहब ने कल तो ये कहा कि जब तक इस्तीफे नहीं देते तब तक लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं है। कल तो वो कह रहे थे पार्लियामेंट से बाहर आए तभी लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, वरना क्या फायदा। तो मौलाना साहब तो इन पार्टियों को यही कहते हैं कि अगर आप इस मार्च को दुरुस्त नताइज का हामिल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ इस्तीफा का देना भी बहुत जरूरी है। और हम यही पहले दिन से कहते हैं कि इस असेंबली से बाहर हमें मैं सेनेटर साहब से जरा आना चाहिए। तारड़ साहब ये बताइएगा, जाहिर है सरबराही इजलास परसों होगा, अब इस पे क्या मौकफ है, क्या राय है? वो 7 लोग वो कहते हैं कि जी आप जाहिर मौलाना साहब की नाराजगी वो कहते हैं बजा है, उनके हैदरी साहब को एक भी वोट नहीं, वो 7 लोग अगर वाकई गलती अपनी तस्हीह कर देते, दुरुस्तगी कर देते तो पढ़ते ना हैदरी साहब को वोट, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। जिस तरह हम हुकूमत के बारे में कहते हैं या हुकूमत खुद जानती है कि कौमी असम्बली के जिन लोगों ने वो 16 लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए उनके खिलाफ हुकूमत को पता भी हो, नाम भी पता हो, तो फिलहाल कार्रवाई नहीं कर सकती, वरना हुकूमत कैसे चलेगी, उनको कैसे निकाल दें। आप भी फिर इसी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप लोग करेंगे तो फिर नंबर कम हो जाएंगे मजीद। जी देखिए, परसों बैठ रही है पीडीएम की आदत, और मेरे ख्याल में इन सारे मौजूआत पे वो बात करेंगे। एक तो जरा नंबर से दुरुस्त कर लें, 5 वोट कम पड़े हैं हैदरी साहब को। 49 वोट्स लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और 48 थे संजरानी साहब के। तो एक बात कही जा रही है कि वो दूसरे राउंड में लोगों ने क्यों वोट नहीं जाया किए, वो जाया नहीं थे असल में। जब देखे उसी सेशन में बता दिया गया कि ये वोट वैलिड नहीं, तो फिर ये दोबारा कौन इस तरह की हरकत कर सकता है कि वो फिर नाम पे ठप्पा लगाए जबकि वहां की आंखों के सामने रिजेक्ट हुए। 5 वोट जरूर कम पड़े हैदरी साहब को और ये लम्हा फिक्री है, इस पे पीडीएम की आदत को मिल बैठ के सोचना चाहिए। रही बात वो 7 वोटों वाली, तो वो वैसे साथ मेरे ख्याल में मैंने भी 26 साल में कोई सैकड़ों केसेस देखे हैं और दर्जनों केसेस किए हैं। इतनी जो खुली धांधली है मैंने नहीं आज तक देखी, जो जिस ढकाई के साथ वो किया गया है और खुले आम दिन दिहाड़े ये डाका डाला गया वोटों पे कि जी ये उठा के हमने बाहर कर दिए। जैसे मैं पहले कहा, इसका तो यही मतलब है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जेब में डाल के चला जाए, आप चैलेंज नहीं कर सकते। मुझे कभी उम्मीद है कि अगर प्रॉपर कोर्स ले, पीडीएम की आदत ने मुशावरत की है, लीगल टीम काम कर रही है, मेरे ख्याल में अगले 1-2 रोज में चलिए वो कोर्ट्स डिसाइड कर लेंगी। बिल्कुल ठीक है। ये हुमायूं साहब भी कहते हैं भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट अगर वाकई टेकअप करती है तो हुकूमत को क्या इशू होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जो इस्तीफे देने की बात हो रही है, आप अभी आप सेनेटर बने हैं, ये आपसे मौलाना साहब क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं जी, उनका बिल्कुल जमहूरी हक है उनका, वो सियासत को हमसे बहुत ज्यादा समझते हैं और उसके लिए मेरे ख्याल में परसों की जो मीटिंग है उसमें ये अव्वलीन तरजीह पे ये एजेंडे पे बातें होंगी कि इलेक्शन में जो हुआ उस पर गुफ्तगू होगी, जो हैदरी साहब को कम वोट पड़े उस पर गुफ्तगू होगी, और जो कौमी और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे हैं उनकी ऑप्शन पे भी बात होगी। पीडीएम में पहले भी वसीम और मुफाद में इस्तीफे नहीं थे दिए क्योंकि वो ये समझती है लीडरशिप कि सेनेट क्योंकि तहलील नहीं, लेकिन पहले भी सिर्फ और सिर्फ एक जमात पीपल्स पार्टी आपको जरदारी साहब जो है वो कन्विंस कर गए थे पार्लियामान का हिस्सा बनने पे। अब आप लोगों की राय या मौलाना साहब की राय सुनी जाएगी या नहीं? देखिए उसमें उनकी बात वैलिड थी, उनका ये कहना था कि क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान तहलील नहीं होती, असेंबलियां अपना टाइम पूरे करके तो वो तो तहलील होती है और अगर उसमें इस्तीफे आए तो दोबारा इलेक्शन नए सिरे से होने हैं।
तो सेनेट उन्होंने कहा था कि आप अपनी अदली अक्सरियत खो जाएंगे अगर आप ऐन वक्त पे इस्तीफे दे देंगे। वो आधी असम्बलियों के साथ अपने बंदे इलेक्ट करा के ले आएंगे और सेनेट को भर देंगे। आपने देखा कि माशाल्लाह अभी भी अगर ये धौंस ना की जाती, थिन मेजॉरिटी है लेकिन मेजॉरिटी अभी पीडीएम की है और ये रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। 51 लोग उनके हैं, एक दिन वो आए नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई इतना आसान खेल नहीं है। सेनेट पे तो कब्जा नहीं हो सकता सरकार का, और ये खेल अभी चलेगा। रही बात बाकी असम्बलियों से, राइट, अभी भी मेजॉरिटी वहां पर ऑपोजिशन के पास है। जी वो परसों इस पे बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, परसों बात करेंगे कि कौमी और सूबाई असम्बलियों से क्या करना है। अच्छा, मुझे हुमायूं साहब ये बताएं कि इनके इस्तीफे आते हैं नहीं आते, लॉन्ग मार्च होता है नहीं होता, वो इनका मामला है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिल वक्त अब चलें, आप लोग तो कहते हैं ना कि संजरानी साहब बन गए हैं, हो गया सेनेट का इलेक्शन, बन गए चेयरमैन सेनेट, अब अवाम के इश्यूज पे भी जरा प्लीज तवज्जो दे दें। चीनी 105 रुपए किलो हो गई है, पेट्रोलियम की मसनूआत फिर बढ़ने जा रही हैं कल से। सादिया, मेरी गुजारिश सुने कि तारर साहब को मालूम है कि ये जो 5 सीटें PMLN ने पंजाब से ली हैं, अगर PMLN पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे देती तो ये सीटें इनको ना मिलती, जिसमें से तारर साहब की अपनी सीट भी शामिल है। दूसरा, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये जो सरतोड़ कोशिश हमने की इलेक्शनों से पहले, और जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल पार्टी और PMLN का भी मौकफ था कि शफाफियत पैदा की जाए सेनेट के इलेक्शन में, इसमें आपने देखा कि हमारा सूबा जिसमें बड़ी मेजॉरिटी है हमारी KPK में शफाफ इलेक्शन हुआ, बलोचिस्तान में जिसमें हमारा अमल दखल है शफाफ इलेक्शन हुआ, सिंध में शफाफ इलेक्शन हुआ, पंजाब में इलेक्शन हुआ ही नहीं। और देखिए, हमने सफर किया, हमने जद्दोजहद की और हमने सफर भी किया। हमारा कैंडिडेट, बहुत अहम कैंडिडेट, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्शन हार गया, और अब PDM ने सफर किया है चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में। तो हम फिर भी यही कहेंगे कि हमारा वही व्यू है कि इलेक्टरल प्रोसेस में शफाफियत पैदा की जाए। तमाम पार्टियों ने सफर किया है, अब इनको सबक सीखना चाहिए और मिलकर शफाफियत पैदा करें। ठीक है, चलें, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, नहीं तो मैं वो महंगा जो सवाल करी थी उसका जवाब में आ जाता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। हुमायूं अख्तर खान साहब, सेनेटर आजम नज़ीर तारिर साहब, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।